हेलो एवरीवन, कैसे हो? हाउ आर यू? कुछ क्वेश्चन किए उसमें? चलिए, उससे रिवीजन में एक क्वेश्चन आगे और भी चल रहा है इसमें। अब आर और एस ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसकी एक्टिविटी जानने के लिए, को एक्टिव है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ा था। डी और एल, डी एल कैसा होता है उसके पिछले लेक्चर में पढ़ा था आपने। अब आज पढ़ना हम लोगों को आर एस कॉन्फ़िगरेशन, जिनके अंदर से दो तरह का होता है कि फिशर प्रोजेक्शन, दूसरा होता है वेज डैश। तो उनके हम क्वेश्चन को पहले देखते हैं कैसा है। जैसे देखिए, द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड, ये क्वेश्चन है। द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड, ये आर टाइप का है, एस टाइप का है, ई टाइप का है या जेड टाइप का है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ कार्बन पर ये 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए दो लाइनें नॉर्मल है, एक यहाँ पर सॉलिड है और यहाँ पर एक डैश वाली है। तो चार ये वैलेंसी कार्बन के हैं। उसके सेंटर में दिया गया है, ये बीच में होता है कार्बन यहाँ पर। अब वो बताना है कि ये आर टाइप का है या एस टाइप का है, कौन से टाइप का यहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आर और एस जानने के लिए आपको सबसे पहले इस ऑप्टिकल कंपाउंड का, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, उसके कॉन्फ़िगरेशन आर और एस पढ़ना चाहिए। आर एस कॉन्फ़िगरेशन, तो ध्यान रखिए इस पर होगा, ये जान लिया थोड़ा सा। आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसे जानिए। आर एस कॉन्फ़िगरेशन, आर देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन या नॉमेनक्लेचर इसे भी कहते हैं, इसी का नाम है नॉमेनक्लेचर, इसी को नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। आर एस नॉमेनक्लेचर यानी ऑप्टिकल कंपाउंड है, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो शो करता है, ऑप्टिकली एक्टिव है, उसके कंपाउंड का ही होगा। तो जब पूछ सकता है कि आर एस किसका नॉमेनक्लेचर है, तो ये होगा आर एस कॉन्फ़िगरेशन। रिप्रेजेंटेड इन ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसी में आगे आगे पढ़ा जाएगा। ईजेड, ईजेड जो होता है वह ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो करता है। ईजेड ये भी उसी तरह का है, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल को शो करता है। लेकिन आर एस जो होता है ये ऑप्टिकल आइसोमर का नाम लिखने के लिए तरीका बताता है। तो क्या देखिए इस पर है, आर यहां होता है, इसे कहते हैं रेक्टस, यानी कहते हैं इसे राइट डायरेक्शन में। और एस यहां पर होता है सिनिस्टर, यानी ये होता है लेफ्ट। यानी ये जो दिया गया है, इससे इससे किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमर में राइट डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन के रोटेशन को शो नहीं करता। यह केवल एटॉमिक नंबर के घटते क्रम में उनके अरेंजमेंट को शो करता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये राइट का मतलब है कि एक्टिव है और उसको थीटा राइट टर्न कर देगा, और अगर एस है तो उसके थीटा को लेफ्ट कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको फिगर देख करके ये बता नहीं सकते हो कि ये राइट टर्न करेगा या लेफ्ट टर्न करेगा। इसका एक्सपेरिमेंट जब किया जाएगा लैब में तब ये बताता है कि राइट, ये केवल बनावट को शो करता है। यानी यह इनके एटॉमिक नंबर के घटते क्रम में उसे अरेंज करना होता है। अब कैसे है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ये जो आर एस है वो एस आई पी थ्योरी पर, ध्यान रखिएगा, एस आई पी थ्योरी पर है। एस यहां पर होता है, जैसे मान लो दिया गया एस आई पी क्या है, एस सॉरी सी आई पी थ्योरी, सॉरी सी आई पी थ्योरी पर है। तो सी यहां पर क्या है, सी यहां पर क्या है, तो सी कहते हैं इसे, एक केमिस्ट का नाम है, इसका काम है, इसका नाम है कॉन इनगोल्ड प्रीलॉग। ये तीन है नाम मिला के रखा गया सीआईपी। इन सीआईपी में एटॉमिक नंबर के प्रायोरिटी के आधार पर रखा गया है, यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर उन ग्रुपों में रखा गया है कि जब कभी किसी कंपाउंड में एक कार्बन आपको दिखाया जाता हो जिनकी वैलेंसी यहाँ पर मान लो दिया गया हो कि ये 4 कार्बन दिए गए हैं, उनके अंदर एक ए है, दूसरा यहाँ पर बी है, तीसरा यहाँ पर सी है और एक यहाँ पर ये डी है।
ये 4 ग्रुप दिए गए होंगे, तो इन 4 ग्रुपों में एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो ध्यान रखिएगा CIP जो थ्योरी है पर डिपेंड करती है, और इसमें इनका जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो A इज ग्रेटर देन, B इज ग्रेटर देन, C इज ग्रेटर देन D होता है। A जो होता है इसे कहते हैं कि मोस्ट प्रायोरिटी पर है, मोस्ट प्रायोरिटी पर है, यानी इसे कहते हैं हायर एटॉमिक नंबर वाला, हायर एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जिसे विच असाइंड बाय नंबर 1। ध्यान रखिए नंबर 1 से इसे दिखाया जाएगा, फिर B को 2 नंबर से, इसको 3 नंबर से, और D जो है यह है लोएस्ट प्रायोरिटी है। ध्यान रखिएगा ये लोएस्ट प्रायोरिटी है, सबसे कम वाला, लोएस्ट प्रायोरिटी पर है, यानी इसका एटॉमिक नंबर सबसे लोअर होगा, लोएस्ट एटॉमिक नंबर पर है। तो ध्यान रखिएगा कि इनमें कार्बन के चारों जो ग्रुप लगे हुए हैं वह उनको A इज ग्रेटर देन, B इज ग्रेटर देन, C इज ग्रेटर देन D है, इनका एटॉमिक नंबर ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम वाले ग्रुप 4 रखे जाते हैं, और इन चारों ग्रुपों को जब अरेंज किया जाता है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी तक का यहाँ पे रखा जाता है। अब इस हाईएस्ट से लोएस्ट प्रायोरिटी में रखने के बाद, अरेंज करने के बाद, ध्यान रखिएगा इसे अरेंज करने के बाद, इसे अरेंज करने के बाद तब इस मॉडल को, ध्यान रखिएगा इस मॉडल को जैसे दिया गया है कि ABCD है, इसे ऐसे दिखाया जाए, या फिशर प्रोजेक्शन में अगर देखा जाए तो ये A हो गया है, ये B हो गया है, ये C हो गया है, ये D हो गया है, इस प्रकार से दिखाया गया हो, या इस प्रकार से दे सकते हो कि ये है A है, ये B है, ये C है, ये D दिखाया गया है, यानी लोएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर देखो नीचे है, एक किनारे है, ये कहीं पर भी इसे दिखाया गया है, पर उसको रोटेट करने के लिए उसका अलग तरीका है। और ध्यान रखिएगा ABCD है, इसे देख सकते हो कि इसको 1 नंबर माना गया था, लोएस्ट प्रायोरिटी को यहाँ पर 4 नंबर माना गया है, तो बाकी यहाँ देख सकते हो कि ABCD जो चारों हैं इनको नंबरिंग कर दिया जाए तो नंबर 1 मोस्ट प्रायोरिटी, उससे कम 2 नंबर ये होगा, 3 नंबर ये होगा, 4 नंबर हो गया, जो 4 नंबर आया है सबसे कम है, जो 1 नंबर है सबसे ज्यादा है। उसी के आधार पर ध्यान रखिएगा कि इसे हम जब अरेंज करें तो ये होता है कि इफ जब भी अरेंज किया हुआ मॉडल, ध्यान रखिएगा मॉडल रोटेटेड, ठीक है, एज इस प्रकार से रोटेट करे कि मान लो हमको A से चलना है, B जाना है और फिर D जाना है, तो A से B चले, B से D चले, D से A आ जाए, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर A से B, B से D जाने का मतलब हो गया कि D सबसे लोएस्ट है, D को हमको यहाँ पर नेग्लेक्ट करना है, हमको A से B जाना है, फिर B से C आना है, तो यहाँ पर जो है ABC होगा, यानी C तक आना होगा, नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड D को लोएस्ट प्रायोरिटी है, उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि यह बिलो द प्लेन होता है, और बाकी जो दिए गए हैं उसके अंदर उनकी काउंटिंग की जाती है। D जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है उसे बिलो द प्लेन मानते हैं, उसको नेग्लेक्ट करके अगर हम रोटेट करें तो ये देखो हाई एटॉमिक नंबर वाला है, उससे कम होगा, उससे कम होगा, या इसे दिखा सकते हो कि 1 नंबर वाले को उससे कम वाला 2 नंबर हो गया, उसका नंबर 3 आ गया है, तो 1 से 2 की तरफ आप अपने हाथ घुमाइए, फिर 2 से 3 आइए, फिर 3 से वापस आइए, चौथे नंबर को नेगलेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह का अगर डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है तो इसे कहते हैं भाई ये क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज है तो हम उसे R रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर यही ध्यान रखिएगा, यह अगर इस तरह से दिखाई पड़ता है कि A है, A से फिर B आना है और B से फिर आपको C आना है, तो A से B आए, B से C जा रहे हो, C से A आ रहे हो, ठीक है। या आप दिखा सकते हो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर दिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर 1 आ रहे हो, तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है उसे कहा जाता है
नेग्लेक्टिंग डी। ठीक है, देयरफॉर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसे एस कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। एक बार फिर सुनिए कि हाईएस्ट प्रायोरिटी लोएस्ट प्रायोरिटी में हाईएस्ट से लोएस्ट जाना है तो लोएस्ट वाली प्रॉपर्टी को हमेशा इसे बिलो द प्लेन कहते हैं। यानी जो दिया गया है यहाँ देखो कि जो डैश है इसे कहते हैं बिलो द प्लेन है, और जो ये डार्क है इसे कहते हैं अबव द प्लेन, और ये जो नॉर्मल लाइन है उसे कहते हैं प्लेन में है। तो जो 4 नंबर होती है अगर हम वेज डैश में दिखाएंगे तो वो कहाँ पर होगा, बिलो द प्लेन माने डॉट पे दिखाया जाएगा। और अगर इसे फिशर प्रोजेक्शन टाइप का दिखाया गया होगा तो उसके अंदर हम सबसे नीचे लिख के दिखाते हैं या वर्टिकल रखते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट करने पर अगर ए से बी, बी से सी जाने पर क्लॉकवाइज में होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, आर, और अगर वो लेफ्ट में है तो उसे कहते हैं एस टाइप का होता है। ऐसे देखो अगर हम देखें उसमें तो एग्जाम्पल देखो, जैसे लेट ये कंपाउंड दिया गया है आपका, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन इसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ध्यान रखिएगा हम दिखा रहे हैं यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन में एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक है, यहाँ पर हो गया ए, ये हो गया है मान लो बी, ये हो गया है सी, और ये हो गया है डी। डी देख सकते हो ये है लीस्ट प्रायोरिटी है, सबसे नीचे रखा गया लीस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, इसी को जब हम फिशर प्रोजेक्शन में दिखाते हैं तो ये हमको ऐसा दिखता है। जो वर्टिकल है ये जो ए से डी है और ये सी से बी है, फिशर प्रोजेक्शन में हमको दिखता ये है बीच में हो गया कार्बन, और उसका जो देखिए ये जो साइड वाले दिए गए हैं बॉन्ड हॉरिजॉन्टल में वह एबव द प्लेन दिखता है, और जो वर्टिकल है वह बिलो द प्लेन मालूम होता है। ये देखिए, तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है वह ऑलरेडी एक फिशर प्रोजेक्शन है, जिसे ए कहा गया, ये डी हो गया है, ये सी हो गया है, और ये बी है। माने इस चारों बॉन्ड को फिशर प्रोजेक्शन में दिखाया जाए तो ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ दिखेगा और ए और डी वाले बॉन्ड नीचे की तरफ जाएंगे, यानी बिलो द प्लेन ऐसे दिखाई पड़ेगा। ये दो बॉन्ड ऐसे ऊपर उठे दिखाई पड़ेंगे ऐसे, ये दोनों बॉन्ड हो गए तो थोड़ा सा नीचे ऐसे दबे होंगे। तो बिलो द प्लेन ये वाले हैं, एबव द प्लेन ये वाले हैं, तो ये ऐसे दिखाएंगे एबव है और ये दिखाएंगे ऐसे तो बिलो। तो बिलो एबव इसे 2 डायमेंशन के फॉर्म में कहते हैं। फिशर प्रोजेक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितना है, ये 2D टाइप का होता है। अब हम इसे कंपाउंड में लिख के देखें तो कैसे होगा, इस पर देखिए। लेट देखो जैसे कंपाउंड है ये रखा आपने, ये कंपाउंड हो गया है CH3, और ये कंपाउंड मान OH है, ये COOH है, और ये देखिए यहाँ पर H है। अगर हम इसको देखें तो इसको देख सकते हो कि आपको इसको एटॉमिक नंबर गिनना है। तो देखो कि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर होगा वो सबसे पहला एटम जो देखा जाए तो यहाँ पर ये देखो OH है। OH का मतलब हो गया कि इसका पहला एटम एक एटॉमिक नंबर 8 वाला है, ये 6 वाले हैं, ये 6 वाले 1 वाले हैं, तो 8 वाले को नंबर आप 1 दे दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन यहाँ है। जब पहला एटम एक जैसा हो जाए तो आप इसे दूसरे एटम को देखो, जैसे यहाँ पर कार्बन को देखोगे तो यह है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर H है। तो इसे हम लिखते ये है कि जहाँ डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को हम लोग इसे 2 बार लिखते हैं, काउंट करते हैं। मतलब ये 2 डबल बॉन्ड को एक ऑक्सीजन और ये बॉन्ड है। पर अगर इसको दिखाना हो आपको तो इस कार्बन पर बैलेंसिंग में दूसरा आइटम हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है। देखो ये देखिए, इसके आगे के दूसरे सब हाइड्रोजन हैं, इसके आगे के दूसरे सब वो हैं। तो प्रायोरिटी जब पहले वाले से डिसाइड ना हो पाए तो दूसरा वाला बताता है कि 8 8 8 है, 1 1 है, तो ये प्रायोरिटी होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ये हो गया, दूसरे नंबर पर ये हो गया, तीसरे नंबर पर ये हो गया, और चौथे नंबर पर ये हो गया। और चौथा नंबर देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं है, वर्टिकल के लाइन में सबसे नीचे है। इसलिए अगर आप 1 2 3 4 चलो, 1 2 3 चलो, तो 1 से आप 2 तरफ जाओ,
2 से 3 आओ, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, फिर यहाँ से आप घूम के आ रहे हो, तो कैसा दिखाई पड़ रहा है? इसका रिप्रेजेंटेशन आर है, नेग्लेक्टिंग 4, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इसको देखें, लेट ये है आपका फिशर प्रोजेक्शन में फॉर्म इसका, सेम उसी प्रकार देखो, ये मान लो दिया गया आपका है CHO, ये है Cl, ये है Br, ठीक है, और ये है मान लो D दिया गया, तो Cl Br CHO D, Cl Br CHO D, नंबरिंग करो, नंबर 1 बता टाइम नंबर सबसे ज़्यादा होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पे ये होगा, चौथे नंबर पे ये है, तो चौथा देखो हाँ बिलो द प्लेन है। अब आप 1 से 2 चलो, ये देखो इस समय जो इसका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वो S टाइप का है, S टाइप का दिखाई पड़ रहा है इसका नेचर। आगे देखिए इस पर, लेट अब हम थोड़ा देर है इसके अंदर कि जैसे हमने कहा कि लीस्ट प्रियॉरिटी वाला सबसे नीचे दिखाई पड़ रहा है, अगर ये नीचे ना हो यानी वर्टिकल पे ना हो और हॉरिजॉन्टल पे जाता हो, तब उस केस में क्या होता है जरा उसको देखो। इफ लीस्ट प्रियॉरिटी ग्रुप ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अब देखो अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो या तो उसे वर्टिकल में लाओ, अगर नहीं लाते हो तो ऐसा कर सकते हो, अगर लिस्ट प्रायोरिटी को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं रखा है, वर्टिकल में नहीं है, हॉरिजॉन्टल रखा गया है, तब ध्यान रखो अगर इनका डायरेक्शन अगर दिखाई पड़ता हो क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज है तो उसे आपको S बताना है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो उसे R बताना है। ये देखो क्लॉकवाइज है तो S, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे R बताना है। आगे देखो इसी में अगर हम मान लेते हैं कि ये कंपाउंड है COH, ये बॉन्ड H है, ये देखो H है, और यहाँ पर देखिए ये H है, ये OH है, और इस पर COOH है। कार्बन की चेन को देखो दो यहाँ पे कायल सेंटर दिए गए हैं, अगर चाहो तो इसको नंबरिंग कर दो, इस पर 1, ये नंबर 2 कर दो, ये नंबर 3 कर दो, ये नंबर 4 कर दो, ठीक है, 1 2 3 4 नंबर कर दीजिए। इस 4 नंबर में इसके जो सेंटर पाए जा रहे हैं कायल सेंटर, वो भी देखिए 2 हैं, उसी पर कंपेयर करो। देखिए अब एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। अब जरा पहचानो कि जैसे O दिया गया है तो ये है कार्बन कायरल, ये है कार्बन कायरल, इसका नंबर 1 कर दीजिए। अब इन दोनों में कंपेयर करो कि यहाँ पे नंबर क्या होगा, तो देख सकते हो कि इसके जो दूसरा वाला कार्बन है C पर 1 2 3, यहाँ पर O है, ये O है और ये OH है, पर यहाँ देखो इसके लिए इस पर क्या होगा, इस वाले कार्बन का अगर कंपेयर करो कि इसका एक साथी O है, इसका एक साथी कार्बन है, इसका एक साथी H है, OCH OCH, जबकि OOO है, तो इसका मतलब प्रायोरिटी में 2 नंबर इसको दोगे, तीसरा नंबर ये दोगे, चौथा नंबर ये दोगे। तो देखो अब एक ये है, 1 से 2 की तरफ जब जाओगे तो दिखाई पड़ रहा एंटी क्लॉकवाइज S होना चाहिए, लेकिन जो लो प्रायोरिटी है वर्टिकल पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल में, तो S ना हो करके क्या होगा, ये R होगा, लेकिन दूसरे कार्बन पर है तो इससे हम कह सकते हैं कि 2R है। अब देखो अगर इस पर कंपेयर करो तो इस वाले में देखो इसका नंबर 1 मान लो इसको है, अब नंबर 2 इसको मान लो, इसके लिए नंबर 3 अगर कंपेयर करो तो ये होगा, तो 1 2 3 देखो दिख रहा है पर 1 2 3 ऐसा दिखाई पड़ रहा है, यानी यह भी यहाँ पर देख सकते हो दिखाई पड़ रहा S है, पर ये जो लिस्ट प्रायोरिटी 4 नंबर है वो हॉरिजॉन्टल पर है, तो S ना हो करके यह भी R होगा, लेकिन वो तीसरे नंबर पर है तो इसे 3R कह सकते हैं। इसका मतलब है कि पहला वाला कार्बन भी R टाइप का है, दूसरा वाला भी R टाइप का है, यानी 2R और 3R के बराबर है। अब देखो जरा इस कंपाउंड कंपेयर करो, और यहाँ पर देखो यहाँ पर जो कंपाउंड है वो इसे फिशर प्रोजेक्शन में दिखाया गया है, पर यहाँ पर जो कार्बन दिखाया गया है वह वेज डैश में दिखाया गया है। इस वाले कार्बन देखो COOH है, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ देखो एक क्वेश्चन नीचे दिया गया है, यहाँ
OH है, COOH है, H है, ये वाला कंपाउंड ये वाला है, इसका मतलब फिशर प्रोजेक्शन है, और ये वेज डैश है। ये तीनों क्वेश्चन वेज डैश पर दे रखे हैं। अब हम उसी का नाम लिखने का तरीका फिशर प्रोजेक्शन से हम वेज डैश में बता रहे हैं कि नाम कैसे उसका R और S आएगा। ये फिशर प्रोजेक्शन में है, लेकिन वेज डैश में इसका हम नाम बता रहे हैं। वो देखो, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर इन वेज डैश, तो इसका हो गया वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन, वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन में उनमें कार्बन की देखो वैलेंसी एक होगी इस प्रकार से, दूसरी वैलेंसी ये होती है, ये है, और एक यहाँ पर देख सकते हो कि डैश टाइप की है। तो ये देखो इसको कहते हैं, ये वेज डैश है, ठीक है, डैश वेज डैश, इसे कहते हैं सॉलिड, सॉलिड वेज, ठीक है। इसे कहते हैं नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, ऑन द प्लेन, इट इज द नॉर्मल लाइन। ध्यान रखिएगा कि जो वेज डैश है इसे कहते हैं बिलो द प्लेन, इसके पहले हम बता चुके हैं, ये बिलो द प्लेन है, इसको लिख के हम पहले दिखाए हैं। और ये कहते हैं एबव द प्लेन है, एबव द प्लेन माने बिल्कुल आंखों के सामने है, इसको हमने दिखाया था। और ये ऑन द प्लेन है, माने बिल्कुल पेपर पर है, अर्थ पर है, इसे कहते हैं ऑन द प्लेन है। अब यहाँ पर मान लो ए है, ये यहाँ पर बी है, ये यहाँ पर मान लो डी है, और ये है देखो सी है। तो ए बी सी डी इसे भी दिखाया गया, तो लेट हो गया ए, यहाँ पर हो गया है बी, ये भी हो गया है डी, ये हो गया सी। अब इसका भी रिप्रेजेंटेशन या नॉमेनक्लेचर CIP थ्योरी पर ही डिपेंड है, ध्यान रखिएगा, CIP थ्योरी के अकॉर्डिंग है। क्या है याद करो, A इज ग्रेटर देन, B इज ग्रेटर देन, C इज ग्रेटर देन D होता है। A भी यहाँ पर मोस्ट प्रियॉरिटी होता है, इसे भी कहते हैं कि लीस्ट प्रियॉरिटी वाला होता है, ध्यान रखिएगा, लीस्ट प्रियॉरिटी। इस फिशर प्रोजेक्शन में जो था वो नीचे वर्टिकल पे था, लेकिन ध्यान रखिएगा वेज डैश के अंदर जो लीस्ट प्रियॉरिटी वाला ग्रुप होगा, ये लिस्ट वाला, वो हमेशा डॉट लाइन पर होगा। लीस्ट प्रियॉरिटी ऑलवेज टेकन ऑन डॉट लाइन। इसमें आगे देखिए है इस पर इसका नेचर, लीस्ट प्रियॉरिटी, लीस्ट प्रियॉरिटी ग्रुप ऑलवेज टेकन ऑन डॉटेड लाइन, यानी वेज डैश पर होगा, वेज डैश, ठीक है। देन अगर वेज डैश पर है, ध्यान रखिएगा सेम कंडीशन, देन ए से आपको बी आना है, बी से सी आना है, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी जाने पर अगर क्लॉकवाइज है तो ये आर है, ठीक है। अगर ए से मान लो बी आ रहे हैं, बी से मान लो सी जा रहे हैं, और सी से फिर आ रहे हैं, और अगर आपको लगता है एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है तो ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर एस होता है। तो ये तब पोजीशन है जब लीस्ट प्रियॉरिटी को इस कहाँ पर, इस वेज डैश रखा गया है, सबसे निचले पादर पर रखा गया है, ये है लीस्ट प्रियॉरिटी को वेज डैश रखा गया है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का आर है और एंटी क्लॉकवाइज का ये एस होता है। ये तब होता है जब वेज डैश में से रखा गया है। अब देखो वही सेम कंडीशन है, अगर वही लिस्ट प्रियॉरिटी ग्रुप उसके वेज डैश पर ना हो, किसी दूसरे पोजीशन में पाया जाता हो, तो उसको इंटरचेंज करके हमें दोबारा उस लोएस्ट प्रायोरिटी को लाना पड़ता है। और अगर नहीं है तो उसको हम केवल उसी प्रकार से काउंट कर देते हैं, तो क्लॉकवाइज अगर जा रहा होगा तो एस है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा तो आर कहलाता है। ये तब भी जैसे फिशर में था वैसे ही यहाँ पर वेज डैश में होता है। दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में किसी प्रकार कोई अंतर नहीं होता है। अब जरा ध्यान दो इस पर, जैसे लेट ये दिया गया है, एग्जाम्पल देखो, ये मान लो दिया गया एक है बॉन्ड,
ये हो गया है सॉलिड, और इसे कह सकते हो कि डैश के फॉर्म में है। यहाँ पर दिया गया है C2H5, ये बॉन्ड दिया गया है CH3, ये बॉन्ड यहाँ पर OH, और यहाँ पर H मान लो ये दिया गया। अब पूछेगा कि जरा बताओ कि ये R है ये S है, R S है, तो पहले क्या करो, CIP के अनुसार इसका नंबरिंग करो। अकॉर्डिंग टू CIP के अनुसार इसकी नंबरिंग करो, तो सबसे ज्यादा नंबर जो होगा वो 1 है। अब जरा इस कार्बन को देखो, यहां कार्बन देखो, तो यहां पहला आइटम कार्बन है, पर दूसरा आइटम यहां अगर देखा जाए तो H है। कार्बन पर एक H, दूसरा H, तीसरा H। यहां देखो तो कार्बन पर जो होगा उस पर कौन सा होगा, इसके अंदर देखो 2 H है, और एक कार्बन के साथ में H और H ऐसा इस पर, यानी इसके अंदर कार्बन के बाद कार्बन H और H यहाँ पर तीनों होगा, तो प्रायोरिटी में 2 नंबर ये होगा और तीसरा नंबर ये होगा, चौथा नंबर ये है। पर देखो कि जो चौथा नंबर आपको मिल रहा है वो कहाँ पर है, तो ये देखो डॉट लाइन पर है। जब डॉट लाइन पर है तो आप केवल अपने हाथ को घुमाओ, 1 से 2 जाओ, 2 से 3 आओ, आ गया। तो ये जो रहा है वो एस टाइप का है। चूंकि लिस्ट प्रायोरिटी डॉट पर है इसलिए एस ही कहलाएगा, इसमें किसी प्रकार का और चेंजिंग नहीं होना है। आगे देखो, अगर इस प्रकार दिया गया है एक बॉन्ड के फॉर्म में, लेट, ये देखिए वेज डैश के फॉर्म में है, और ये डार्क लाइन में दिया गया है, यहाँ पर आई, ये है BR, ठीक है, ये है F और ये है CL, लेट, इस प्रकार का हो गया। इनमें कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पर लीस्ट प्रायोरिटी कौन है, तो ये 1 नंबर हो गया। ये देखो, इसे 1 नंबर कह सकते हो, इसे 2 नंबर दे सकते हो, इसे 3 नंबर, इसे 4 नंबर। तो 4 नंबर जो लिस्ट पे डॉट पर है, तो अब आप 1 से 2 आओ, 1 से 2 आ रहे हो, तो क्या ये है, ये भी एक एस टाइप का है, एस टाइप का है। ये दोनों एग्जाम्पल जो दिया हमने लिस्ट प्रायोरिटी को डॉट पर रखा था, लिस्ट प्रायोरिटी को डॉट पे रखा था। पर अगर इस लिस्ट प्रायोरिटी को हम डॉट पे ना रखें, इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप not occupied on dotted line, देन कैसा होगा इसका देखिए। तब देखो अगर नहीं है तो A से, ठीक है, B आना, और फिर B से C आना, और C से D आना। अगर ये क्लॉकवाइज है, अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब इसे S कहते हैं, ठीक है। और अगर A से B, B से C, C से A, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये R होगा। कैसे होगा, कंपेयर करें इस पर भी, इसका नेचर ये भी एक R के बराबर होगा। लेट, देखिए ये है एक बॉन्ड, मान लीजिए किसका दिया है बॉन्ड, ये बॉन्ड दूसरा है, ठीक है। इसमें दिया गया है आयोडीन, ये है F, ये है Cl, और ये है Br। अब देखो इसका नेचर क्या कह रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इसके जो नेचर के फॉर्म है ये डैश है और यहाँ पर F है, यानी नंबर अगर करोगे तो 1 नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर ये हो गया, चौथा नंबर ये हो गया। अब देख सकते हो कि लिस्ट प्रायोरिटी अगर देखा जाए तो लिस्ट प्रायोरिटी अगर देखने पर मालूम होता है कि कौन सी कंडीशन में हमको मालूम नहीं हो पा रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर हम एक काम कर सकते हैं कि इसको इंटरचेंज करके चाहें कि इस वाले को ला के यहाँ रखें, तो ऐसी कंडीशन दे सकते हैं। ध्यान दो इस पर, हम क्या करें इसके अंदर कि F और I को चेंज कर दें, I F को चेंज कर दें। एक काम कर सकते हैं, चेंज कर दीजिए इसको आपस में, तो ये जो बॉन्ड दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। ये देखिए, ये हो गया, ये बॉन्ड हो गए, और इस पर हम ले आए, F हो गया, I हो गया, BR वहीं पर है, CL वहीं पर है। अब देखो नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ध्यान रखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्या है,
क्या बता रहा है इंटरचेंज करने पर? ये आर बता रहा है, क्योंकि 4 नंबर डॉट लाइन पे आ गया है। अब सोचो, अगर हमने इस लिस्ट प्रायोरिटी को डॉट पे रखे, डॉट वाली को इसके पे रखे, तो वो आर दिख रहा है। अगर आर दिख रहा है तो ये वाला एस होगा, अगर ये आर दिख रहा है तो ये वाला एस होगा, यानी ये एस होगा। कैसे होगा ध्यान दो, एस होगा। अगर चाहो तो देख सकते हो कैसे है, नंबरिंग करो। 1 2 3 है, देखो यहाँ पर, यहाँ 1 2 3 पर आपको दिख रहा है आर, ठीक है। पर इसका जो लिस्ट प्रायोरिटी है वो डॉट पे ना रहकर इस यहाँ पर देखो सॉलिड पर दिया गया है। अगर ये वेज डैश पे ना हो करके कहाँ पर डार्क लाइन पर है, तो ये आर आ रहा, तो आर ना हो करके वो एस कहलाएगा। वही कहा गया था कि अगर लिस्ट प्रायोरिटी डॉट लाइन पे ना हो तो क्लॉकवाइज अगर होगा तो एस होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आर के बराबर होगा। तो ये वाला एस है और ये वाला आर है, यानी इंटरचेंज करने पर इसका मतलब है ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसी के आधार पर जरा सब उस क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, देखिए, द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड, ये दिया गया है ब्रोमीन, CH3, Cl और H है। इसे देखो, अगर क्वेश्चन सॉल्व करो तो ब्रोमीन में, Cl में, H में 4 ग्रुप हैं। यहाँ पर CIP का रूल लगाओ, CIP का रूल लगा दो इस पर, तो 1 नंबर किसको दोगे? इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, 1 नंबर इसको दे दिया। उससे कम एटॉमिक नंबर का 2 नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर 3 हो गया, 3 हो गया नंबर पे, ये चौथे नंबर पे हो गया। चौथा नंबर डॉट लाइन पर है, तो बस आप रोटेट करो, कुछ भी नहीं करना है, केवल डॉट लाइन पर है तो आप 1 से 2 आओ, 2 से 3 आओगे। तो 1 से 2, 2 से 3 का जो अरेंजमेंट है वो कौन से टाइप का? आर टाइप का है। तो इसका ऑप्शन ये पहला वाला है, आर टाइप का है, ठीक है। इस तरह देखो, अब यहां पे कंपाउंड को कंपेयर करो। दूसरा क्वेश्चन दिया कि द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपाउंड गिवन एज, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड गिवन एज, जो कंपाउंड दिया गया है उसके आधार पर क्या होना चाहिए। देखो, अब यहां पर क्या है, किस क्वेश्चन के आधार पर कंपेयर करो, तो यहाँ पे 2 कार्बन दिए गए हैं कायरल, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये, देखो यहाँ पे 2 कार्बन है ये कायरल। अब यहाँ देखिए इसमें नंबरिंग करो, यहाँ पे 2 कार्बन है कायरल, तो कंपेयर करो। इनमें अगर देख सकते हो तो इनकी नंबरिंग के आधार पर देखो कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी इस पर होगी। तो देखो एटॉमिक नंबर इस कार्बन पे देखो, ये है कार्बन कायरल, ये भी है कार्बन कायरल, यहाँ पे नंबर 1 ये हो गया है, और ये नंबर आपका 2 हो गया है, ये नंबर 3 हो गया है, ये नंबर 4 हो गया है। 4 नंबर बल्कियर यानी लिस्ट बल्कियर है, जो डॉट लाइन पर है। इसका मतलब है कि आपको केवल 1 से 2 घुमाना। देखो देखो 1 से, देखो यहाँ पर 1 से 2 आए, 2 से 3 आए, तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन आर टाइप का दिखाई पड़ा, क्लॉकवाइज है। अब ये देखो यहाँ पर इसको नंबर अगर 1 मान लो आप, तो 2 नंबर देखो फिर वाला ये हो जाएगा, 3 नंबर ये हो गया, चौथे नंबर पर ये है, तो इसका मतलब 1 2 3 ये भी दे सकते हो, तो ये भी एक आर टाइप का है। यानी दोनों कार्बन का जो नेचर है वो आर टाइप का है, यानी उनके दोनों कार्बन का अरेंजमेंट एक जैसा है। अगर एक जैसा है, अब इसमें ऑप्शन रखा है द कंपाउंड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। क्या संभव है? अगर दोनों आर टाइप के हैं तो ये कंपाउंड या तो पीपीएल को राइट टर्न करेगा या तो पीपीएल को लेफ्ट टर्न करेगा, यह एक्टिव है। अगर इसमें एक आर होता, एक एस होता, तो ये इनएक्टिव होता। ये आर होता, ये एस होता तो इनएक्टिव होता। दोनों एस एस हों या दोनों आर आर हों तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। यहां पर भी देख सकते हो कि ये पहला आपका ऑप्शन कह रहा है कि द कंपाउंड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, जबकि पहला ऑप्शन गलत है, यह ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा है। अब देखो, अगर दोनों का नेचर एक जैसा है तो हम इसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं कि दोनों का नेचर जो कॉन्फ़िगरेशन है वही कॉन्फ़िगरेशन फिशर प्रोजेक्शन में भी आता है। तो देखो यहाँ पर कंपाउंड के जो एक्टिव होता है, जो कंपाउंड एक्टिव है उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, यानी उसके अंदर 180 घुमाओ या उसे 360 घुमाते हो तो जो पहला ग्रुप होगा वही दूसरा भी पा जाता है, यानी उनमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं है,
प्लेन ऑफ सिमेट्री का सेंस होता है कि इस बीच में मिरर रखने पर ऊपर नीचे का ग्रुप एक जैसा दिखता है, तो उसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है और इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। देखिए तीसरा, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप। द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, यानी ये दिया गया, ये है इसका नेचर एक सी डबल एच है, सी डबल एच है, और ये इसका दिया गया है सॉलिड डैश वेज है, और ये है डैश का फॉर्म, ये भी है, देखिए डैश का फॉर्म है। यहाँ पर है सी डबल एच, यहाँ पर भी सी डबल एच है। इस ग्रुप में देख सकते हो कि ओ एच है, देखो, और ये बॉन्ड यहाँ पर एच है, यहाँ एच है, यहाँ पर ओ एच है। अब देखो इस कंडीशन में देखो जरा इसे देखिए, ये वाला पार्ट, यहाँ पर भी दो कार्बन, ये कार्बन ये, कार्बन ये, ऐसा दिया गया, ऐसा कार्बन दिया गया है। तो साफ ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे बॉन्ड बना है इसमें, एक तरफ यहाँ पर OH है, ये देखो, तो दूसरा बॉन्ड यहाँ पर OH है, ये देखिए इस पर होगा, एक ये होगा COOH, ये भी होगा COOH, ऐसा है। हमने क्या कहा था कि इनमें नंबरिंग करो, लीस्ट बल्कियर ग्रुप, लीस्ट बल्कियर ग्रुप जो होना चाहिए वो है डॉट लाइन पर होना चाहिए। तो नंबर 1 देखो ये हो गया, और नंबर 2 ये हो गया, और नंबर 3 देखो ये होगा, इसलिए नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 ये, नंबर 2 जो होगा ये होगा, और नंबर 3 ये होगा, ये देखो नंबर 4 वाले हैं। तो देखो अगर हम इसकी बात करें 1 से 2 और 3 पे चलें तो साफ ये मालूम हो रहा कि R है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि चौथा जो ग्रुप है वो डॉट लाइन पर है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो सेम है। पर यहाँ देखो अगर हम 1 2 3 चलते हैं तो मालूम हो रहा है कि ये S है, लेकिन जो लीस्ट ग्रुप वाला जो चौथा नंबर है वो डॉट पे नहीं है, का डॉट पे नहीं है, तो S वाला ये नहीं होगा, ये R होगा। इसलिए पहले वाले कार्बन पर भी दूसरे वाले कार्बन पर ये R और R है, इसका ऑप्शन ये सेकंड फॉर्म में है, R और R के बराबर दिख रहा है। इस तरह से कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन हो गया RR टाइप का। अब इस क्वेश्चन को देखें उसी प्रकार से आगे, यहाँ जो कंपाउंड दे रखा है इसके अंदर डबल बॉन्ड रखा है और इसमें इसमें दिखाया गया है कि ये ग्रुप एक तरफ है, एक ग्रुप एक तरफ है। अभी आगे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे, पर उसी के आगे आगे आएगा। तो यहाँ पर ये कंपाउंड जो दिया गया वो सिस टाइप का है, उसमें एक एल्केलाइन के मोनोफोर लगा दिया गया है और P पूछा गया है, और कहा गया कि प्रोडक्ट कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव है या मेसोमर्स है या रेसिव मिक्सचर है या डायस्टेरोमर्स है। तो डायस्टेरोमर्स में कौन सा कंपाउंड ऐसा होगा, देखिए। अब हम जरा इस कंपाउंड को देखो, ये है, देखिए सॉल्व करिए। इसे कहते हैं मैलेइक एसिड है, ये सिस फॉर्म में है। अगर ये ट्रांस फॉर्म में हो जाए तो फ्यूमरिक बन जाएगा। दिस कंपाउंड इज द मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड। इस पर लगाया गया है एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के मोनोफोर। तो ध्यान रखिएगा, एक इसमें रूल है, और रूल बताता है कि इसमें अगर एल्केलाइन के मोनोफोर किसी सिस कंपाउंड के साथ मिला दिया जाए तो उसमें सिन एडिशन होता है और मेसोमर्स बनता है। अगर ट्रांस कंपाउंड बना दिया जाए तो सिन एडिशन होने पर उसमें रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो हम जरा सा एक रूल लिख दें और उस कंपाउंड लिख दें, उसमें कौन कौन कंपाउंड होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें नोट पॉइंट जानिए। इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन के मोनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट सिन एडिशन टेकन प्लेस। सिन मीन्स होता है एक तरफ से, सिन मतलब होता है एक तरफ से, एक तरफ से एडिशन होता है। और एंटी का सेंस होता है अपोजिट दिशा से। डबल बॉन्ड पर एक दिशा पर अटैक करे तो सिन है, और डबल बॉन्ड पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर अटैक करता हो, जुड़ता हो, तो उसे एंटी कहते हैं। तो यहाँ पर सिन का मतलब होता है एक तरफ से। देन एनी सिस कंपाउंड
एनी सिस कंपाउंड में, चाहे वो एसिड का अनसैचुरेटेड हो चाहे अल्कीन हो, एनी सिस कंपाउंड गिव्स मेसोमर्स बाय सिन एडिशन, बाय सिन एडिशन। ठीक है, शॉर्टली हम ऐसा कह सकते हैं, शॉर्टली रिटन एज CSM। CSM मीन्स होता है M फॉर द मेसोमर्स, यानी मेसोमर्स बनेगा, और S मतलब होता है सिन एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा, और C दिया गया है, इसे कहते हैं सिस एल्कीन। ठीक है, सिस एल्कीन या सिस कंपाउंड। सिस कंपाउंड के ध्यान देगा, सिस कंपाउंड के साथ, सिस कंपाउंड के साथ सिन एडिशन होता और मेसोमर्स बनेगा। तो देखो अगर हम यहाँ पर केमनोफर रखे हैं तो एक हो जाएगा सिन एडिशन करेगा, अगर एडिशन करेगा तो कंपाउंड बनेगा, इसमें कार्बन में COOH और कार्बन पर OH ग्रुप होगा, ये बॉन्ड H है, एंड OH और H ये बॉन्ड हो गया है COOH, कार्बन यहाँ पर हो गया है कायरल, कार्बन हो गया है कायरल। इस कंपाउंड के अंदर का कंपेयर करो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट देखो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट यहाँ पर है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई इसके अंदर, ध्यान रखिएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका आधा भाग जो होगा, जैसे ये है, अगर इसको 1 मान लिया जाए, इसे 2 मान लिया जाए, इसे 3 मान लिया जाए, तो 4 मान लेने पर देखो 1 2 और 3, देखिए 1 2 और 3। इस समय ये कह रहा है कि ये S है, पर ये S इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो चौथा पॉइंट है वह हॉरिजॉन्टल पर है, जबकि होना चाहिए इसे वर्टिकल पर, इसलिए ये जो कार्बन है वह R टाइप का है। या देखो इसमें देख सकते हो कि इस कार्बन पर इसे नंबर 1 मान लीजिए, ये नंबर 2 हो गया है, अगर नंबर 3 हो गया है, ये नंबर 4 हो गया, तो उसमें देख सकते हो कि ये 1 2 3 करोगे तो ये जो आ रहा है वह R दिख रहा है, पर ये हॉरिजॉन्टल पर है, जबकि इसे होना चाहिए वर्टिकल पर, तो ये R ना हो करके ये है S। अब एक ही कंपाउंड में दो तरह के कार्बन हैं, ध्यान दो, एक यहाँ पर R और एक यहाँ पर S। जब किसी कंपाउंड के अंदर दो यहाँ पर कार्यल सेंटर हैं लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग टाइप का है तो मेसोमर्स होगा। इनमें से एक PPL को राइट टर्न करेगा तो दूसरा PPL को लेफ्ट टर्न करेगा, पर कौन PPL को राइट लेफ्ट करेगा इसके S और R को देखकर नहीं, यह आपको प्रैक्टिकल माध्यम से ही मालूम होता, पर इसका नेचर मेसोमर्स है। दिस कंपाउंड इज द मेसोमर्स, क्योंकि दोनों कार्बन का नेचर इस समय एक R और एक S बनावट का है, तो दिस कंपाउंड इज द मेसोमर्स। तो याद कर लीजिएगा, कैलकुलेशन के नंबर 4 पर कहीं पर कोई मिलता है तो कंपाउंड क्या होगा, ये हो जाएगा मेसोमर्स। पर आगे देखिए, ये हो गया मेसोमर्स। पर देखिए अगर यही केमोनोफोर साथ में, इफ यही केमोनोफोर सिस वाले के साथ में तो मेसोमर दिया, बट विद ट्रांस, बट विद ट्रांस कंपाउंड का ट्रांस होगा कंपाउंड गिव्स रेशमिक मिक्सचर। अगर ट्रांस होगा तो रेशमिक मिक्सचर देगा और उसे शॉर्ट फॉर्म में, ये देखो TSR कहा था, शॉर्ट फॉर्म में TSR कहते हैं। R का सेंस हो गया है रेशमिक मिक्सचर बनेगा, रेशमिक, और S का मतलब हो गया कि सिन एडिशन है, एडिशन सिन ही होगा, सिन एडिशन, और T का मतलब हो गया ट्रांस कंपाउंड हो गया, ट्रांस कंपाउंड हो गया, तो ये दे देगा TSR टाइप का हो गया, ट्रांस कंपाउंड है। अब यहाँ पर हम दिखा सकते हैं थोड़ा सा, चाहे तो दे सकते हैं जानने के लिए, ये देखो ये कंपाउंड अगर हम ऐसे दिखा दें, C डबल बॉन्ड C पर ये बॉन्ड H है और ये C डबल बॉन्ड OH है, ये बॉन्ड H है, और ये देखो ये हो गया ट्रांस कंपाउंड। अगर ट्रांस है तो इसे कहते हैं फ्यूमरिक एसिड है,
इट इज द फ्यूमेरिक एसिड। अगर सिस में था तो मैलिक। अब इसी को हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रखें KMnO4, लेकिन एल्कलाइन मीडियम में है, तो यहाँ पर भी सिन एडिशन होता है। अगर सिन है तो देखिए सिन के साथ में एडिशन होने पर यह कंपाउंड इस प्रकार से होगा, COOH, ये है OH और H, और ये है H और OH। देखो ध्यान रखना, ये कंपाउंड जो मिल रहा है इस पर देखो ये कार्बन है कायरल, ये कार्बन है कायरल। अगर इस कंपेयर करो तो इस पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसका आधा भाग आधे भाग के मिरर इमेज नहीं है, यानी इसके अंदर कह सकते हो POS एब्सेंट। अगर एब्सेंट है तो दोनों कार्बन का नेचर R टाइप का होगा तो दूसरा S टाइप होगा। इसमें दो तरह कंपाउंड बनेगा, यानी अगर एक ऐसा बनेगा तो एक इसी का एक मिरर इमेज टाइप का भी बन सकता है, जैसा ये होगा। देखिए उसका एक कंपाउंड ये बन सकता है, COOH, कार्बन पर बॉन्ड H, ये है OH और ये है OH, ये बॉन्ड H है, ये देखो COOH। यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। कार्बन दोनों में देखा जाए तो ये है कायरल है। अब अंतर क्या है दोनों में, देख लो। दोनों में अंतर ये है कि अगर ये देखो कैसा है, ऐसे अगर मान लो कि एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो ये कंपाउंड जो होगा इस समय आपको दिख रहा है जैसे एंटी क्लॉकवाइज S होना चाहिए, पर ये नहीं है, ये हो गया R। यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये कर 4 ये नंबर है, तो 1 2 3 देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये 2 है, 3 है, तो 1 2 3। ये भी देख सकते हो जैसे लग रहा S है, पर ये S नहीं है, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन में ये नहीं है, हॉरिजॉन्टल में है, इसलिए ये R की वैल्यू है। अब दोनों कार्बन R और R बनावट के हैं, इसलिए यह कंपाउंड या तो डेक्स्ट्रो होगा या तो लिबो होगा, यानी इस बनावट का कंपाउंड PPL को या तो राइट हैंड करेगा, तो इसी का उल्टा ये वाला कंपाउंड जो होगा वो लेफ्ट करेगा। अगर ये लेफ्ट करेगा तो वो राइट करेगा। जैसे इस कार्बन का नेचर अगर R है तो इस कार्बन का नेचर उसका उल्टा जो होगा S होगा। अगर इस कार्बन का नेचर देख सकते हो कि R है तो इस कंपाउंड का नेचर S होगा, यानी अगर PPL को राइट हैंड करता होगा तो ये लेफ्ट करेगा। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं, क्योंकि इनके बीच में अगर एक हम मिरर रख दें तो इसका मिरर में इमेज बनेगा। ये जब कंपाउंड ऐसा हो जिसका मिरर इमेज होता हो लेकिन एक दूसरे पे सुपरइम्पोज ना होता हो, तो हम इसे इनैंशियोमर्स कहते हैं। अतः एक R और S टाइप का जो मिक्सचर बना हुआ है वह एक मेसोमर्स के फॉर्म में है। तो ट्रांस वाला मिक्सचर बना हुआ रेशमिक हो गया है, तो ये कंपाउंड जो बना है वो हो गया है रेशमिक, यानी ट्रांस से बनेगा रेशमिक और किससे, सिस से बनेगा मेसोमर्स। ये किसके लिए था, एल्कलाइन KMnO4 के वजह में था। ऐसे ही एक और थोड़ा सा जान लीजिए इस पर कंपाउंड में, जैसे ये है क्वेश्चन, लेट इसको देखिए, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कार्बन है H, डबल बॉन्ड कार्बन पर H है, और ये देखो है CH3, इसमें हमने ऐड कर दिया है ब्रोमीन वाटर रखा है, यानी इसके साथ ब्रोमीन प्लस CCl4 रखा है, तो कंपाउंड यह P, तो कहेंगे देन P क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि भाई ये रेशमिक मिक्सचर है क्या, दूसरा कहेगा इसके अंदर मेसोमर्स है, तीसरा ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, चौथा डायस्टीरियोमर्स है क्या है। तो ये चारों ऑप्शन में कुछ कर सकता है। अब यहां पर देखो, यहां दिखाया था हमने एल्कलाइन KMnO4, तो सिस से मेसोमर्स और ट्रांस से बन गया था रेशमिक। अब वहां पर है ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर क्या का काम है, थोड़ा सा इसको जान लीजिए कि इसमें एक रूल है, वो भी समझ लीजिए थोड़ा सा, जिससे आपको आगे समय मिल जाए, कुछ क्वेश्चन मिल जाए। जैसे मान लो दिया गया है इफ
कहीं पर क्वेश्चन में दिया गया हो ब्रोमीन प्लस CCl4, ठीक है, प्लस CCl4, ठीक है, ये हो, और या H2O2 प्लस फार्मिक एसिड दिया गया हो, और या तो आपको दिया गया हो HC ट्रिपल माने ये पर एसिड, ठीक है, इफ गिवन देन एंटी एडिशन taken place on double bonded कार्बन। Therefore ध्यान रखिएगा, cis कंपाउंड gives रेसमिक मिक्सचर। ध्यान रखिएगा, रेसमिक मिक्सचर देगा, सिस कंपाउंड रेसमिक मिक्सचर देगा, जिसे हम कार के नाम से याद कर सकते हैं। कार, सिस कंपाउंड रेसमिक मिक्सचर देगा, कार से याद कर सकते हैं। तो कार यहां पर दे सकते हो, आर का मतलब हो गया है रेसमिक मिक्सचर, आर का सेंस हो गया रेसमिक मिक्सचर, ए का सेंस हो गया एंटी एडिशन, और सी का सेंस हो गया है सिस कंपाउंड। लेकिन ट्रांस अगर दिया गया होगा, ट्रांस कंपाउंड गिव्स मेसोमर्स, ऐसा मेसोमर्स होगा तो हम इसे नाम देते हैं, जैसे टैम करके याद कर सकते हो, टैम। तो टैम जो है वो टैम क्या है, एम हो गया है मेसोमर्स, मेसोमर्स हो गया, ए हो गया एंटी एडिशन, और टी हो गया है ट्रांस। तो सेंस हो गया इसके साथ में कि अगर ये याद करिएगा, ब्रोमीन वाटर है, क्लोरीन वाटर है, H2O2 फार्मिक एसिड है, और ये देखो पर एसिड 1 2 3 4 तरह के रिएजेंट दिए गए होंगे, तो मल्टीपल बॉन्ड माने डबल बॉन्ड पर एंटी एडिशन करता है, माने दो ग्रुप ऐड करेंगे तो एक कार्बन के डबल बॉन्ड पर दोनों तरफ से अटैक करेंगे। तो सिस वाला कंपाउंड अगर है, अगर सिस वाला कंपाउंड है तो रेसिमिक देगा, और ट्रांस कंपाउंड है तो मेसोमर देगा। यानी सिस वाले कंपाउंड को इनकी वजह में कार याद करिए, और ट्रांस वाले कंपाउंड का नाम टैम याद करिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो तुरंत बताओ कि दिस कंपाउंड इज द ट्रांस है, तो ट्रांस से मेसोमर बनेगा, अर्थात ये टैम कहलाएगा, ट्रांस से मेसोमर बनेगा और ये टैम कहलाएगा। इस तरह से आपने कंपाउंड देखा कि जो कंपाउंड दिए गए थे इसमें अल्काइन केमोनोफोर से एडिशन था, और बाकी इसके साथ में इसको दिखाया था एंटी था। इस तरह से आप देखिए तो सिन और एंटी के एडिशन के आधार पर रेसमिक और मेसोमर्स कंपाउंड का फॉर्मेशन है, जिनमें से ये सिस और एंटी वाले कंपाउंड को आगे भी पढ़ा जाएगा, और इसका देखिए इस क्वेश्चन पर इस पर और आगे करवाया जाएगा, और इस समय आप इसे लर्न कर याद करिए और आगे भी इसे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।